नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। दुनिया में आज एक बड़ी जंग शुरू हो गई, ईरान और इजराइल के बीच, या ईरान और अमेरिका के बीच, या तीनों के बीच में। किस तरह से हुआ है, कहां तक जाएगी, क्या होगा? बहुत दिनों से आसार तो बन रहे थे, कोहरा बना हुआ था, बादल छाए हुए थे। और जब यूएस के यानी अमेरिका के जो बेड़े थे वो वहां पहुंच रहे थे, तो उससे ये बन गया था, घेराबंदी कर दी गई थी। ईरान भी बार बार कर रहा था, खामनेई साहब ने बार बार इस बात की चेतावनी दी थी, इजराइल अपने तरफ से दबाव बनाए हुए था। और आखिरकार वो बम फूट ही गया, मतलब मिसाइल चालू हो गए, पटाखे चलने लग गए, लड़ाई चालू हो गई है। और उसके बाद ट्रम्प साहब ने भी बड़ा सारा एक पोस्ट लिखा था, उसके बाद बोला भी है कि किस तरह से ये बात हो रही है। फिर रजा पहलवी साहब आ गए हैं, उन्होंने ईरान के लोगों से अपील की है कि मौका है आपके पास सत्ता परिवर्तन का। और ईरान ने चुप नहीं बैठा, और उसने अमेरिका के जितने एयर बेस हो सकते हैं या नेवल बेस हो सकते हैं उन पर भी अपना तरफ से हमला करने का काम शुरू कर दिया। तो इससे दुनिया का क्या नक्शा बदलने वाला है, क्या होने वाला है, क्या? अब तो लोग बहुत सारी चिंता करने लगे कि क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, या ये जल्दी खत्म हो जाएगी, लिमिटेड वॉर होगी। तेहरान पर काफी हमला हुआ, तेल अवीव पर हुआ, यरूशलेम पर हुआ, अलग अलग जगह पर कुछ कुछ मिसाइलें दागी गई। इन सब का क्या मायने है, क्या मतलब है, दुनिया कैसे इसको देख रही है, और हिंदुस्तान के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं? अभी प्रधानमंत्री इजरायल से लौटे ही हैं यात्रा करके, तब भी ये सवाल हो रहा था कि ईरान जब युद्ध के कगार पे खड़ा है तो प्रधानमंत्री को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये सवाल भी बहुत सारे हुए। इस सब पर चर्चा करेंगे हमारे बड़े भाई बीबीसी के पूर्व संपादक शिवकांत जी से। शिवकांत जी लंदन में हैं, उनसे समझने के लिए हम हमेशा उनको परेशान करते हैं। दुनिया जो है वो कैसे चल रही है। सर प्रणाम, स्वागत है आपका। क्या हो रहा है सर, ये क्या करवा दिया आपने? मैंने क्या करवा दिया? जैसा आपने भूमिका में कहा कि बेड़े तैयार थे जी और ईरान के पास सचमुच कोई रास्ता नहीं था। ईरान से कहा जा रहा था कि आप समर्पण कर दें। केवल अब परमाणु हथियार बनाने की बात नहीं थी, उसके लिए तो शायद वो तैयार हो गए थे कि तैयार हो चलो गए। हम परमाणु संवर्धन भी नहीं करेंगे, हथियार तो नहीं बनाएंगे और बंद कर देंगे। लेकिन उसके बाद जो मांग थी वो मांग तो पुरानी हो गई ना। अगर उसके उस मांग की तरफ अगर आप देखें तो ट्रम्प खुद ये दावा कर चुके थे कि उन्होंने जो परमाणु फैसिलिटी है ईरान की उसको नेस्त नाबूद कर दिया पिछले जून में। तो जब उन्होंने उसको खत्म ही कर दिया तो तो अब दोबारा क्या? उसके ऊपर बातचीत करने का कोई औचित्य था ही नहीं। तो अमेरिका उस पे बात कर ही नहीं रहा था। अमेरिका बात कर रहा था कि आप दो काम करें। एक तो जो आपका बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जो भी आपने तैयार किया है, वो सारा का सारा बंद कर दें। उसे हम खत्म करना चाहते हैं ताकि आप किसी किसी को छेड़ न सकें। उसमें ड्रोन भी शामिल हैं। उनके ड्रोन तो रूस इस्तेमाल कर रहा है। जो कामिकाजी ड्रोन हैं जो छोड़े जा रहे हैं यूक्रेन के ऊपर, वो ईरान के बनाए हुए हैं। तो ये जो है वो ईरान को मंजूर नहीं था। और उससे भी आगे अगली मांग ये थी कि आप यही ना करें, आप जो आसपास अपने जो प्रॉक्सी हैं जिनके द्वारा आप लोगों पे हमले करवाते हैं या लड़ाई करते हैं या आतंक फैलाए हुए हैं, उन सब की मदद करना बंद करें। अब ये एक ऐसा विषय है कि मान लो ईरान कह भी दे कि मैंने बंद कर दिया, और वो जो प्रॉक्सी हैं वो कोई मृत चीज तो है नहीं, मशीन तो है नहीं जिसका स्विच ऑफ कर दिया और वो चलेगी नहीं। वो भाई वो भी तो इंसान है ना। अगर आप उनको कह दें कि मत करें और वो कर दें, तब फिर क्या होगा? तो खैर, ये इस तरह की बहुत सारी बातें थी। तो कुल मिलाकर के ये जो शर्तें थी ये थी कि आप समर्पण कर दें। और अगर वो समर्पण के लिए भी तैयार हो जाता तो फिर जो ईरान में लोग हैं जो इनके बलबूते पे, इनको तो हाँकने की आदत है। देखिए, अरब देश सारे के सारे ऐसे हैं। इराक को याद करें, इराक की लड़ाई से पहले सद्दाम हुसैन कितनी हाँकते थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जितनी बार इसराइल से अरबों की लड़ाई हुई, उन्होंने हमेशा हाँका है कि हम नेस्त नाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे। और जब लड़ाई होती है तो कुछ पता नहीं चलता है इनका। इनके पास कुछ नहीं है।
तो ये जो हाँक रहे थे, अपनी जनता को गुमराह कर रहे थे हाँक हाँक के, तो उसके बाद जनता छोड़ती नहीं इनको। तो इधर कुआं उधर खाई की स्थिति थी ईरान के पास, तो इसलिए ईरान ने केवल ये सोचा कि चलिए बातचीत के बहाने ही सही कुछ वक्त मिल जाएगा। उस वक्त करते जाए। उन्होंने इंतजाम कर लिया कि जो भी गुफाएं हैं, जो भी जगहें हैं जहां ये अपने आप को बचा सकते हैं, कम से कम आज हफ्ते 2 हफ्ते इनको मालूम है ये जो है वो बम्बार्डमेंट चलेगा, विनाश होगा, तो उसमें अगर बच रहते हैं तो कल को कुछ करने लायक रहेंगे, और अगर नहीं बचते हैं तो फिर उस लायक भी नहीं रहेंगे। तो ये तो यही कर रहे थे, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे थे, और इनका केवल एक ही उद्देश्य है, इनकी जवाबी कार्रवाई ये होगी कि किसी तेल के ठिकाने पे हमला कर दें, कोई जहाज अगर हो सके तो डुबो दें, या एयरबेस पर कर दें। किसी एक आध ठिकाने में कोई मिसाइल हाइफा पे गिर जाए, कोई तल अवीव पे गिर जाए जिसके हमारे जश्न बने वहां, और लोगों को ये चिंता हो कि अरे लड़ाई फैल रही है, पता नहीं क्या हो सकता है। और लड़ाई फैल रही है कि चिंता दुनिया को और किसी वजह से नहीं होगी, केवल इस वजह से कि अगर तेल के दाम थोड़े से बढ़ते हैं तो फिर सबको थोड़ी तकलीफ होती है। सबके यहाँ जो है वो मिट्टी के चूल्हे हैं और लोग चिल्लाते हैं, तो उससे सरकारों पर दबाव पड़ता है। तो इसके अलावा ईरान के पास कुछ नहीं है जवाब देने के लिए। जो दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त, वो है निरंकुशता का। ये अमेरिका कभी भी कर सकता था, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले उसने जब उसका मन किया किया भी, लेकिन कम से कम उसने एक आड़ में किया, संयुक्त राष्ट्र की बैठक बुलाई, लोगों को एकजुट करने की कोशिश की, एक चाहे नाम के लिए ही सही गठबंधन बनाया, और उसके बाद हमले किए। लेकिन अब तो खुलेआम है, ऐसा तो किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कहा हो खुलेआम हम कि इसी सवाल को समझना चाहते हैं आपसे कि जी आपने ईरान का जिक्र कर दिया, लेकिन ईरान जो भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनकी जो संप्रभुता है, सॉवरेन कंट्री है, एक तो उस पर जो दबाव बनाया जा रहा है, समर्पण, आपने बहुत अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया, ये अमेरिका की राजनीतिक या डिप्लोमेटिक गुंडागर्दी नहीं है। बिल्कुल है। गुंडागर्दी, मैंने निरंकुशता शब्द इस्तेमाल किया ना, कि एक महाशक्ति निरंकुश हो गई है, और इसका कोई तोड़ इस वक्त पूरी दुनिया के पास नहीं है। और ये इसकी शुरुआत इस लड़ाई से नहीं हुई है, इसकी शुरुआत जब लिबरेशन डे इन्होंने डिक्लेयर करके पूरी दुनिया पे मनमाने टैरिफ लगाए थे, जो गैर संवैधानिक घोषित कर दिए इनकी अपनी अदालत। तो उस समय पूरी दुनिया को थोड़ा सा पीछे हट के बैठ के सोचना चाहिए था कि क्या एक देश अपने बाजार के बलबूते पे पूरी दुनिया को नचा सकता है? क्या ये करने देना सही है? अगर उसी वक्त सब इकट्ठा हो जाते और कहते ठीक है, हम सब आपकी बात मानते हैं, आपको घाटा रहा है, ये है वो है, आप बैठ के बात कर लें, लेकिन अगर आप इस तरह से जोर जबरदस्ती करेंगे तो हम सब एकजुट हैं, हम आपसे फिर व्यापार ही नहीं करेंगे। आप अपना जो है घर चलाइए, बड़ी अच्छी बात है, बाकी दुनिया बहुत है, हम बाकी आपस में व्यापार कर लेंगे, आपसे नहीं करेंगे। अगर इसकी कोशिश होती, अगर किसी ने एकजुट किसी को किया होता, तो शायद ये नौबत ना आती। अब जब वो जंग जो है वो ट्रंप जीत गए हैं, वो हारे तो अपनी अदालत से है ना, इनसे तो नहीं हारे। एक के बाद एक सारे देशों ने इनकी धमकियों में आकर के, किसी ने कहा मैं 500 बिलियन लगा दूंगा, किसी ने कहा मैं 800 बिलियन लगा दूंगा आपके यहाँ, कोई कुछ कह के आ गया, कोई कुछ कह के आ गया, अब पछता रहे हैं। अब जब अदालत ने फैसला दे दिया तो अब सोच रहे हैं कि अरे ये तो हमने कुछ ज्यादा दे दिया, तो हम दोबारा इस पर पुनर्विचार करेंगे। अब वो वैसे भन्नाए हुए हैं कि आप अगर मुझसे खेल खेलेंगे तो मैं आपको और जो है वो गहरी मार चोट पहुंचाऊंगा। ये उनकी धमकी है। अभी कैसे पहुंचाएंगे वो अलग बात है। तो वो लड़ाई की शुरुआत थी, उस वक्त दुनिया चेती नहीं। तो आज ये नौबत आई है, और ये बहुत ही गंभीर खतरा है। अगर यही हाल रहा तो फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब वैसे तो देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो ही गई है। हो ही रूस ने गई है। हमला किया, बाकी लोगों के पास भी लाठियां हैं, इन्होंने अपनी लाठी भांज के क्या कर लिया, क्योंकि अगले के पास ऐसी लाठी है कि जो उसका नाश तो करेगी लेकिन आपका भी कर देगी। तो उस लाठी के चलते हुए आप अपनी लाठी ही नहीं चला सकते। तो जिसके पास परमाणु हथियार हैं, उनके पास तो ऐसी लाठियां हैं ना, तो वो सारे परमाणु हथियार वाले इस तरह मनमानी कर सकते हैं।
तो ये एक बड़ी भारी समस्या है। जिनके पास परमाणु हथियार हो, वो दूसरे के यूरेनियम एनरिचमेंट पर ही सवाल खड़े करते। हाँ, वो मतलब देखिए, वो तो नैतिकता की बात है कि आपके पास है, दूसरे पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि साहब मैं तो बहुत जिम्मेदार हूं, जबकि हाँ। आप अकेले देश हैं जिसने परमाणु हथियार का पूरे इतिहास में इस्तेमाल किया। क्या केवल उन्होंने किया? उन्होंने किया ना, इसके अलावा तो किसी ने किया नहीं। अब लाख उसकी वो जो है औचित्य ठहराते जाएं कि साहब वो पहली बार था, अगर नहीं करते तो लोगों को पता कैसे चलता, तो हमने पहला पहला बनाया और दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उसको रुकवाने के लिए हमने किया। लेकिन जो भी है, आपने किया ना, उसके अलावा तो किसी ने नहीं किया। और अब आप, यही तो भारत की आपत्ति रही है, भारत ने सीटीबीटी पे क्यों नहीं हस्ताक्षर किया? प्रिंसिपल हमारा जो सैद्धांतिक आपत्ति थी कि हम तब करेंगे जब या तो सबके सब जो है वो परमाणु हथियार बनाना बंद कर दें, बंद कर दें। या निरस्त्रीकरण की अगर आप बात कर रहे हैं, हमसे निरस्त्रीकरण चाहते हैं तो आप निरस्त्रीकरण कीजिए। आप तो रखेंगे और जो है हमसे निरस्त्रीकरण कराएंगे। ये उसी तरह हुआ जैसे 1994 में ठीक इसी शर्त पर यूक्रेन से कहा गया, यूक्रेन के पास तीसरे नंबर के सबसे ज्यादा आणविक हथियार थे जब यूक्रेन बना था, तो उससे कहा गया कि नहीं नहीं, आपको सुरक्षा की चिंता नहीं है, हम है ना। ब्रिटेन उस वक्त चौधरी बन गया और अमेरिका चौधरी था ही, फ्रांस भी उनके साथ मिल गया और रूस ने भी कह दिया हाँ ठीक है, आपके ऊपर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। और जिसने आंच नहीं आने देंगे का वादा किया, उसी ने आग लगाई सबसे पहले, उसी ने हमला कर दिया। और जो दूसरे बचाने वाले थे वो अपना खड़े हुए हैं। तो इससे तो यही सबक मिलता है ना पूरी दुनिया को कि अगर आपको अपना बचाव करना है तो कोई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था आपका बचाव नहीं कर सकती, आपको अपना खुद बचाव खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन सर, जैसे ईरान की चर्चा आपने की कि भाई उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास क्या रास्ता था? मतलब इसके अलावा क्या रास्ता? क्या वो अमेरिका की बात मान लेते हैं एनरिचमेंट को लेकर, बैलिस्टिक वो तो यही है ना, अमेरिका की बात। देखिए, रास्ता नहीं था, ये तो मैंने पहले ही कह दिया। उनके पास तो केवल एक ही रास्ता था। अमेरिका तो सीधी सीधी बात है, शर्तें ही ऐसी रखी गई उनके ऊपर कि उन शर्तों को मान लेते हैं तो आप अपनी सत्ता खोते हैं, जनता आपके ऊपर चढ़ जाएगी। अगर आप नहीं मानते हैं तो हम आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। तो बात तो यही, बात तो वही हुई ना कि शर्त सारी ये थी कि सारी जो है समय की बात है कि या तो आप अपने आप कुर्सी छोड़ करके एक तरफ हो जाइए और लोगों को जो वो मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको अपनी सरकार बनाने दीजिए, नहीं तो हम आपको हटा देंगे, हम देश का विनाश करेंगे, उससे आपके ऊपर और दबाव बढ़ेगा और दबाव बढ़ के आप हट जाएंगे। अब सवाल खाली ये है कि ये इन्होंने इस उम्मीद में किया है कि इनके विनाश करने के बाद, जैसा कि विनाश इन्होंने बाकी देशों में किया और करने के बाद देखिए सीरिया में ये सब किया, सीरिया में भयंकर कारपेट बमबारी रूस ने भी की, इन्होंने भी की, और वो जो मतलब असद की सरकार थी वो तो करती ही थी। जब पूरा देश तहस नहस हो गया तब जाकर के 10 साल के बाद वहां किसी तरह से, और सरकार भी किसकी बनी है? जिहादी, जो मतलब आईसिस का या अलकायदा का जो सदस्य रहा है, उसने आगे सरकार बना ली। तो इसी तरह की सरकार फिर यहां बन सकती है। तो ये सब किसी ने नहीं सोचा है। अब ईरान में अगर कोई वैकल्पिक सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। बनेगी नहीं बनेगी? अब कल को मान लो जिनको आप हटाना चाहते हैं उनकी सबसे बड़ी जो सैनिक शक्ति है वो रेवोल्यूशनरी गार्ड है, और रेवोल्यूशनरी गार्ड जो इनके सुरक्षा अधिकारी हैं, अली लरजानी, जिनको अभी जो है सब कुछ सौंप दिया गया है, राष्ट्रपति जो है उनको तो साइड हाशिए पे कर दिया गया है। लरजानी साहब चला रहे हैं इस वक्त देश को, तो कल को लरजानी साहब डिक्लेयर कर दें कि साहब हाँ मैं सैनिक शासक हो गया हूँ। अब ठीक है कि कोई अयातुल्ला जो है वो नहीं चला रहा शासन, मैं चला रहा हूँ, जैसे अयातुल्ला ही चलाएंगे तो क्या आपको ये जो है वो स्वीकार्य होगा? ये नहीं सोचा गया। और दूसरी बात यह है कि मान लो ये भी ना हो, बहुत ज्यादा आप आशावादी बन जाएं और मान लीजिए वहां किसी तरह की तथाकथित लोकतांत्रिक भेष में कोई सरकार बने, तो इन देशों का इतिहास क्या है?
वहां पर या तो पुरानी राजशाही है, पहलवी हैं, उनको आप गद्दी पे बिठाएंगे, उनको 40-45 साल हो गए देश छोड़े हुए, तो उनकी जड़ें नहीं हैं। आधे से ज्यादा लोग जो नई जनरेशन है वो राजशाही को दोबारा क्यों मांगेगी? तो वो किसी लेकिन तरह रजा की पहलवी ने जो कॉल किया है, आज मैं उनको देख कॉल रहा तो इसलिए किया है कि वो अमेरिका में बैठे हैं और अमेरिका के समर्थन से अमेरिका भी ये चाहता है कि वो किसी तरह से वो आ जाए, लेकिन नीचे जड़ें नहीं है ना, वो किस आधार पे आएंगे? आधार यदि है, वो है वामपंथियों और जिहादियों का मिला जुला। दो पार्टियां हैं, एक तो मुजाहिदीन खल्क जिसे कहते हैं, मुजाहिदीन खल्क वामपंथी पार्टी है, जो अयातुल्लाह खुमैनी, जो खुमैनी साहब थे, उन्होंने जो इस्लामिक क्रांति की थी वो उनके पीठ पे सवार होकर की थी। वामपंथियों ने हमेशा जिहादियों के गठजोड़ से हमारे पूरा जो क्षेत्र है इसका सत्यानाश किया है। यही इन्होंने जो है वो अफगानिस्तान में किया था। अफगानिस्तान में भी वामपंथियों की पीठ पे चढ़ करके ये जो मुजाहिदीन है वो आए थे। तो तालिबान। शुरू में जो राजशाही थी उसका तख्ता पलट वामपंथियों ने किया, और वामपंथियों पर सवार हो गए जिहादी। तो जिहादी और वामपंथियों का गठजोड़ इसने अफगानिस्तान को बर्बाद किया, इसने ईरान को बर्बाद किया, उसकी वजह से फिर पाकिस्तान बर्बाद हुआ, और हमारी तो जो हालत है आप जानते हैं। तो यही जो है एक रास्ता हो सकता है। तो एक तो वो मुजाहिदीन खल्क है, और दूसरा एक इनका नेशनल फ्रंट है, वो भी एक वामपंथी गठबंधन है जो अपने आप को डेमोक्रेटिक और सेकुलर और सब कहता है। तो ये अगर दोनों मिल करके किसी तरह से सत्ता बना लें तो, लेकिन उसमें गारंटी ये नहीं है, वो कैसी सत्ता होगी भगवान जाने। तो वो अफगानिस्तान जैसा वहाँ अराजकता फैलेगी या फिर जो है इराक जैसी अराजकता फैलेगी कोई नहीं जानता। तो मतलब ट्रंप साहब की जो जैसी तबीयत है उसको देखते हुए ये उम्मीद करना ही बेकार है कि उन्होंने इसके बारे में कुछ सोचा है। उन्होंने कुछ नहीं सोचा है। अगर उनको सोच के भी कोई देगा तो इसराइल सोच के देगा, वो नहीं सोचेंगे। तो यहाँ अगर किसी तरह की रणनीति चल रही है, राजनीतिक या कूटनीतिक रणनीति, तो ये इनके बस की बात नहीं है, ये इसराइल की सलाह पे कर रहे हैं। हाँ, ताकत इनके पास है तो ताकत इनकी है। ये कहना कि ये इसराइल का और इराक का, तो ये तो मुझे लगता है ज्यादती है। वो हमारे यहाँ कहावत है ना, कुम्हार जो है वो घड़ा बनाता है और गधा उसके पास खड़ा रहता है। तो अब बाकी तो उसको की जरूरत है, लेकिन गधा भी उसमें जो है वो एक कारक है, उसको अन्यथा सिद्ध कारक कहते हैं। तो ये जो है इस लड़ाई में इसराइल जो है उसकी जो भूमिका है उस गधे से ज्यादा नहीं। नहीं तो क्या आप कोई सत्ता में बदलाव देख रहे हैं? क्या रजा पहलवी को आप खारिज कर रहे हैं कि वो नहीं आएंगे क्योंकि ट्रंप साहब की गोदी में बैठे हुए हैं? रजा पहलवी तारिक रहमान आ गए बांग्लादेश में। हाँ वो तो है, तारिक रहमान फिर भी ठीक है, वो एक राजनीतिक कुनबे से हैं, वो भी कुनबाशाह हैं। पार्टी मौजूद थी, पार्टी मौजूद थी, उनकी जड़ें थी, इसलिए वो आए हैं। तो उनकी और रजा पहलवी की तुलना नहीं की जा सकती। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका, और अमेरिका ही नहीं है इसमें, इसराइल भी हमले कर रहा है जी। तो इसराइल के हमले के बलबूते पे अगर कोई सरकार बनाना चाहेगा तो क्या ईरान की जनता का स्वाभिमान उसे बनाने देगा? ठीक है, वो लोग परेशान हैं, बहुत दुखी हैं इस वक्त, लेकिन ऐसा तो राष्ट्र, उनकी आत्मा इतनी तो नहीं मरी है। इतना राष्ट्रवाद तो उनमें जिंदा है कि वो कम से कम ये नहीं चाहेंगे कि इसराइल जो है उसकी भूमिका हो और उसके बलबूते पे कोई सरकार बनाए। और रजा पहलवी की सबसे बड़ी कमजोरी यही होगी कि उनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है अमेरिका का, और अमेरिका की वजह से इसराइल का। तो किसी और को आगे आना होगा अगर आएगा तो। कुछ लोग कह रहे हैं सर, अभी जिस तरह से आज उन्होंने हमला किया है, बहरीन पे किया, कतर पे किया, हालांकि वो सारे यूएस बेसिस पे किया है। कुछ लोग इस बात की आशंका भी कर रहे हैं कि क्या इस्लामिक देशों के बीच में भी कोई जंग उस तरह की हो सकती है, या वो इस्लामिक देश सारे के सारे एकजुट हो सकते हैं अमेरिका के खिलाफ? ना, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो खुशफहमी है। इस्लामिक देश पहली बात तो ये है कि सारे के सारे अमेरिका पर आश्रित हैं,
और दूसरी बात यह है कि उनको लड़ना ही नहीं आता है, उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो अमेरिका के खिलाफ तो भूल जाएगी बिल्कुल। अमेरिका के खिलाफ बिल्कुल एकजुट नहीं होंगे, वो आवाज भी नहीं निकलेगी उनकी। इस वक्त स्थिति ये है कि सिवा मामूली निंदा करने के चीन और रूस भी कुछ नहीं कहेंगे। ट्रंप साहब को मार्च के अंत में चीन जाना है और चीन को उनसे सौदा पटाना है, तो चीन नहीं बोलेगा। और जो है वो पुतिन साहब दबी जुबान में उनके जो मतलब सरकार के लोग हैं वो कुछ कुछ कहते रहे हैं, लेकिन पुतिन साहब की जुबान नहीं खुलने वाली है। खुला स्टैंड नहीं लेंगे वो अमेरिका के खिलाफ इस बिल्कुल नहीं मसले में। लेंगे। तो ये स्थिति है। इस स्थिति में अगर आपको वाकई कोई व्यवस्था तैयार करनी है, कुछ करना है, तो सबसे बड़ी चिंता लोगों को ये होनी चाहिए कि ये जो निरंकुशता का दौर शुरू हुआ है कि जिसके पास ताकत है वो मनमानी कर सकता है, वो सही कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो शासन है ईरान में इस वक्त, ये शासन अंदर भी अलोकप्रिय है और बाहर तो लोकप्रिय है ही नहीं। बाहर कोई नहीं चाहता। अब अगर ईरान में ये क्रांति नहीं होती तो अफगानिस्तान में नहीं होती, अफगानिस्तान में नहीं होती तो पाकिस्तान नहीं बिगड़ता, पाकिस्तान नहीं बिगड़ता तो हमारी समस्याएं नहीं होती। हमारे यहाँ कश्मीर में जो हुआ, पंजाब में हुआ, ये सब इसी की वजह से तो हुआ है। तो हम खुद भारत भी नहीं चाहेगा, तो कोई नहीं चाहता कि इस तरह का शासन जो है वो चले। हर कोई चाहता है कि वहां एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव लोकशाही वहां आए, लेकिन उसका तरीका होता है। ये थोड़ी है कि जबरदस्ती आप चढ़ जाएंगे और कहेंगे कि साहब हम हमला करके जो है सत्ता पलटेंगे। फिर कहाँ कहाँ पलटेंगे आप? ऐसी तो आधी दुनिया है। अगर यही करना है तो सारे जो अरब कंट्रीज हैं जिनके अंदर आपने बेस बना रखे हैं वो क्या है, वहां भी तो सत्ता बदलिए आप। तो नैतिक आधार इसका नहीं है, इसलिए दुनिया को इसकी चिंता होनी चाहिए। और ये बहुत ही खतरनाक दौर है इस वक्त अंतरराष्ट्रीय राजनीति का। इस पर एक और छोटा सा सवाल समझना चाहता हूँ, क्या आप इसको लिमिटेड वॉर के तौर पर देखते हैं या ये लंबी चल सकती है? नहीं नहीं, ये कोई लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि अमेरिका पहली बात तो वहां सैनिक उतारेगा नहीं। और ट्रंप लाख अपनी जो है वो बड़बोलापन हो और वो अपनी बड़ाई हाके, लेकिन इतनी हिम्मत उनमें नहीं है कि वो जैसे इराक में किया था या अफगानिस्तान में किया था अपनी सेना उतार दें और फिर बरसों उसमें उलझे रहें। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनके सामने अभी मध्यावधि चुनाव आ रहा है, 6 महीने के भीतर उनका चुनाव होना है। और 6 महीने अभी तो कांग्रेस से उन्होंने इसकी इजाजत नहीं ली, तो कांग्रेस में हल्ला तो होगा, लेकिन इस वक्त तो कुछ नहीं कर सकती कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस में इनका बहुमत है। लेकिन निश्चित रूप से अगर इन्होंने लड़ाई छेड़ी और वो लंबी खींची और तो कांग्रेस में जो है इनका बहुमत जाएगा और फिर इनके ऊपर जो जिस तरह की कार्रवाई हो सकती है उसकी कल्पना करके भी जो है सिहर जाएंगे। तो ऐसा तो ये बिल्कुल नहीं करेंगे। ये अभी करके अपना ये कह के कि साहब हमने ये सब हासिल कर लिया और सुलझा दिया, सारा मसला सुलझा दिया, नई रिजीम हमने दे दी ईरान को। सर एक कंट्रास्ट और समझाइए कि यहाँ तो आप कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन और ये सारी बात, और इधर हमारे पड़ोस में वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान अच्छा कर रहा है अफगानिस्तान। वही तो है कि उसके पीछे तो इनके पास ढाल है ना। वो तो ये कहेंगे कि पाकिस्तान तो न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान का हम कुछ नहीं कर सकते। ये बिल्कुल भीष्म पितामह के सामने शिखंडी की तरह से है। उन्होंने कह दिया कि साहब मैं तो इस पे वार नहीं कर सकता क्योंकि ये तो शिखंडी है, तो जब तक आप इसे आगे से नहीं निकालेंगे मैं युद्ध में जो है मैं तीर नहीं चलाऊंगा। तो ये वही बात है कि आपने शिखंडी बना लिया है एक, उसको जो है उसके पास न्यूक्लियर पावर है, तो आप हालांकि क्या है उसके पास, उसका जो भी उसके पास जो बम है, जितने भी बम हैं, पता नहीं उसकी रखवाली कौन कर रहा है। खुद ही उसकी रखवाली कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसको ये हटा सकते हैं। इनके पास तमाम रास्ते हैं, लेकिन नहीं, इनको बहाना चाहिए और इनको बहाना मिला हुआ है। तो उससे जो है एक तरह से भारत पर कंट्रोल रहता है इनका। जी अब सर भारत के रेफरेंस में इसको समझाइए, क्योंकि हमारी चिंता तो ये रहती है कि हम किस भूमिका में हो सकते हैं और इसके रिपरकशंस क्या है। और दूसरी एक चीज समझाइए जो यहाँ बहुत चर्चा हो रही है कि इजराइल यात्रा पर जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, क्या फायदा हुआ और ऐसे समय में जाना था? तो इजराइल यात्रा पे क्यों नहीं जाना चाहिए था? मुझे बताइए भाई, उस पूरे क्षेत्र में पाकिस्तान अपने सामरिक गठजोड़ बना रहा है खुलेआम। जो है उसने सऊदी अरब से समझौता कर लिया, तुर्की समझौता करने की बात कर रहा है। तो जब इस तरह के सामरिक गठजोड़ बन रहे हैं
तो एकमात्र उस इलाके में लोकतांत्रिक देश इजराइल है जिसका रिकॉर्ड है कि आपको 1965 से लेके आज तक हर लड़ाई में उसने परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप में आपकी मदद की। बावजूद इसके कि आपने तो 90 के दशक में जाकर के उससे कूटनीतिक संबंध कायम किए, उससे पहले तो थे ही नहीं। और ऐसे देश से जिसके साथ आपके 3000 साल पुराने रिश्ते हैं। इस्लाम तो कल आया है, यहूदी तो उससे 1000 साल पहले आ गए थे। और जो है अभी आप तैमूरी खून की और पता नहीं जो है वो तुर्की खून की और दुहाई देते हैं। किसी यहूदी को सुना है तैमूरी खून की या किसी अपने खून की दुहाई देते हुए? पता ही नहीं चलता कहाँ है वो। पारसियों का पता नहीं चलता कहाँ है वो। हमारे यहाँ कौन नहीं आया? हूण आए, जो है वो कुषाण आए, क्या कहते हैं, शक आए। आप भारत में किसी को खड़ा करके पहचान सकते हैं कि आप शक हैं या हूण हैं या कुषाण हैं? क्या थे आप? इसे कहते हैं घुलना मिलना। 1500 साल हो गए, आज तक घुले मिले नहीं है और कहते हैं कि गंगा जमुनी। तो ये सब, तो इस तरह की परिस्थिति में इसराइल के साथ, इसराइल एक सामरिक शक्ति भी है, कोई मामूली देश तो है नहीं। उसके उसकी जो उपलब्धियां हैं कुछ क्षेत्रों में, जो क्षेत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे साइबर सुरक्षा का क्षेत्र है, जैसे जो है वो मिसाइल सुरक्षा का क्षेत्र है, जैसे खेती का क्षेत्र है, जैसे जल प्रबंधन का क्षेत्र है, उसने जो है वो कायाकल्प कर लिया अपनी जमीन का। तो ऐसे देश के साथ संबंध क्यों ना कायम किए जाए? और अगर आप दोस्त हैं, तो अगर दोस्त जो है वो मुसीबत में है तो उस वक्त उसके पास नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? नहीं, जब वो लेकिन जी, एक चीज और समझनी थी सर कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो। यहाँ ये कहावत उल्टी है। अब दोस्त का दुश्मन जो है वो हमारा दोस्त भी है। अब दो दोस्तों के बीच की दुश्मनी को हम कहाँ पर फंसे? ये तो देखिए साधने की बात है। दोस्त, ये जो है वो चाणक्य का जो सिद्धांत है, ये जो इमीडिएट मतलब सीमा से सटे हुए देशों पे लागू होता है। मंडल सिद्धांत इसको कहते हैं कि आपका जो पड़ोसी है, उस पड़ोसी से आपका व्यवहार कैसा हो, उस पर ये लागू होता है। अगर आपका पड़ोसी दुश्मन है तो उसका जो पड़ोसी है उसको आप दोस्त बनाइए, वो अपने आप दोस्त हो जाएगा। तो ये सिद्धांत अफगानिस्तान तक तो जाता है, उससे आगे नहीं जाता है। तो उससे आगे का जो क्षेत्र है उसमें आप जो है वो दुश्मन के दुश्मन से भी दोस्ती कर सकते हैं और दुश्मन के दोस्त से भी दोस्ती कर सकते हैं, और यही भारत कर रहा है। देखिए, तो कूटनीति की लेकिन भारत को कहाँ खड़े होना चाहिए? ईरान के साथ, इजराइल के साथ? क्योंकि इजराइल के साथ नए भारत संबंध। ईरान के साथ भी है, इजराइल के साथ भी है। ईरान के साथ खड़ा, देखिए ईरान के साथ खड़ा होने का मतलब, भाई ईरान ने जो हमले, जिस तरह की जो छेड़खानी की थी आसपास में, क्या भारत से पूछ के की थी क्या? तो ईरान को, जब ईरान ईरान को समर्थन की जरूरत क्या कब पड़ेगी? संयुक्त राष्ट्र में या महासभा में अगर प्रस्ताव जाएगा, अगर उनके ऊपर हमले की निंदा होगी, तो भारत जो है उस निंदा का कम से कम समर्थन नहीं करेगा तो कम से कम एब्सटेन करेगा, लेकिन विरोध तो नहीं करेगा ना। तो दोस्ती वहां काम आएगी, तो वहां आप अपनी भूमिका निभा सकते हैं। बाकी भैया, आपके साथ आपने लड़ाई छेड़ रखी है, आपने छेड़ की है उनके साथ, तो आप उसको भुगतिए। अब भारत उसकी, जब चीन नहीं आ रहा उसकी हिमायत में, तो भारत क्यों आएगा? और मुझे बताइए, जब जब कश्मीर का मामला आता था, ये कितने हिमायत में खड़े होते थे हमारे? जब भी कोई इस्लाम को लेकर के, कश्मीर को लेकर के जब भी कोई विषय आता है, तो ईरान अपना जो है वो धार्मिक जो उसका रवैया है उसको अपनाता है। तो ठीक है, अपने अपने हित हैं, हमारे हित हैं तो ठीक है। हम ईरान से, इसराइल से दोस्ती का मतलब ईरान से दुश्मनी नहीं है, ऐसा नहीं होता कूटनीति नहीं, जब जंग हो रही है तो फिर कई बार ऐसी जगह पे खड़े हो जाते हैं ना कि आप कहाँ खड़े हैं। में। नहीं, जंग में अगर आप समर्थन और विरोध पे आते हैं तो इसमें तो समर्थन विरोध कोई नहीं। इस वक्त तो ईरान बिल्कुल अकेला है। ये भारत के लिए सबसे बड़ी मूर्खता होगी कि वो इस वक्त जो है युद्ध के मैदान में ईरान के समर्थन में उतरे। कभी भी पाकिस्तान से जब लड़ाई हुई है तो ईरान उसके जो है भारत के समर्थन में नहीं आया, ज्यादा से ज्यादा तटस्थ रहा है, तमाशा देखता रहा है वो।
तो ठीक है, यही भूमिका भारत की भी है। चलिए सर, देखते हैं इसमें क्या चर्चा हो। बहुत अच्छे से आपने इस बात की गहन विश्लेषण किया है कि किस तरह से ये युद्ध आगे बढ़ेगा और भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर आपने रोशनी डाली। भारत की बहुत भूमिका सबसे बड़ा, भारत की भूमिका केवल इस वक्त कूटनीतिक हो सकती है, इस वक्त राहत की हो सकती है कि भाई उसके बाद विनाश होगा या जो भी होगा, उसके बाद जब लोगों को जरूरत पड़ेगी, नई सरकार जब बने, भारत को सोचना चाहिए कि अगली सत्ता किसकी होगी, किसकी होगी, उस पर आगे चुप बढ़ना रहना चाहिए। चाहिए। क्योंकि भारत को संबंध बनाए रखने हैं, तो जो सत्ता, चाहे ये रहें या पहलवी साहब आए या कोई मुजाहिदीन खल्क टाइप जो है तत्व आ जाए, तो भारत को उससे अपना हित साधना है। अब ये भूल जाइए, मुझे लगता है मुल्ला शाही के दिन तो जो है अब चले गए, खत्म हो क्योंकि गया। इस लड़ाई के बाद जो है तत्काल नहीं तो कुछ दिनों बाद इनकी सत्ता गिरेगी, इसकी जगह कोई और आएगा, और भारत को उसके बारे में सोचना चाहिए। कोई भी समझदार देश ऐसा ही कर। आगे के बारे में सोच के चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके, थैंक यू, आपने थैंक वक्त निकाला। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और शिवकांत जी की तरफ से नजर बनाए रखिए। थैंक यू सर।